आज हम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं। तो बच्चों देखें ध्यान से, इसमें वीडियो लास्ट तक देखें। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ लाइट वेव हुज पीरियड दिया हुआ है। पीरियड का मतलब यहां टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आपका दिया हुआ है 2 × 10 के पावर 10, 2 × 10 के पावर -10 सेकेंड है टाइम पीरियड दिया हुआ। अब निकालना है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। तो हम लोग जानते हैं C = 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड और C = होता है न्यू लैम्डा। तो न्यू हो जाएगा यहां पर आपका दिया हुआ है, यहां पर टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो पहले तो हम लोग निकाल दें फ्रीक्वेंसी इससे। तो टाइम पीरियड बराबर होता है 1/न्यू और न्यू = हो जाएगा 1/T यानी 1/2 × 10 के पावर -10 सेकेंड, 10 के पावर -10 सेकेंड है। तो ये हो जाएगा 1/2 × 10 के पावर 10 सेकेंड इनवर्स और यहां पर हो जाएगा 0.5 × 10 के पावर 10 सेकेंड इनवर्स। ये निकल गया आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब निकालना है वेवलेंथ। तो हम लोग बात करें, एक फार्मूला पढ़े हैं, C = न्यू लैम्डा और लैम्डा = हो जाएगा, लैम्डा = होगा C/न्यू। C का वैल्यू होता है 3 × 10 के पावर 8, न्यू का वैल्यू हो गया 0.5 × 10 के पावर 10, इतना है मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी हो गया यहां पर सेकेंड इनवर्स। अब ये हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू 30/5 × 10 के पावर, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 8 - 10 मीटर यानी 6 × 10 के पावर -2 मीटर हो गया। अब निकालना है वेव नंबर। वेव नंबर = होता है 1/λ। तो 1/6 × 10 के पावर -2 यानी यहां हो जाएगा 600 100/6 मीटर इनवर्स। अब इसे सोल्व कर लेंगे। मीटर इनवर्स हो गया। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। फिर से यहां पर ध्यान दें, आपका दिया हुआ है पीरियड का मतलब होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड T से इंडिकेट करते हैं, इतना दिया हुआ है, C का वैल्यू इतना होता है। टाइम पीरियड बराबर होता है 1/λ 1/न्यू, न्यू = हो जाएगा 1/टाइम पीरियड और 1 में इतना से डिवाइड कर दिए तो आएगा 0.5 × 10 के पावर 10
सेकेंड इनवर्स। अब यहां पर c इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू c बाई लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू c बाई न्यू। c का वैल्यू पुट कर दिए, न्यू का वैल्यू पुट कर दिए, पॉइंट एक अंक आगे बढ़ा तो यहां 30 हो गया और 10 ऊपर जाएगा तो -10 हो गया, यानी 6 इंटू 10 के पावर -2 मीटर। वेव नंबर इक्वल टू होता है 1 बाई लैम्डा और 1 में लैम्डा से डिवाइड कर दिए, ए आ गया 1.66 मीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करें, ए फोटोन्स वेवलेंथ दिया हुआ है, फोटोन्स का वेवलेंथ आपका दिया हुआ है। स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शंस ऑफ मेटल दिया हुआ है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन्स, एनर्जी ऑफ फोटोन्स निकालना है। किनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशंस इलेक्ट्रॉन, और थर्ड में है वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, किनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन इलेक्ट्रॉन्स। अब किनेटिक एनर्जी पूछा, पहला क्वेश्चन है कि एनर्जी फोटॉन्स का पूछा जा रहा है। वेवलेंथ दिया हुआ है, लैम्डा इक्वल टू दिए हुआ 4 इंटू 10 के पावर -7 मीटर। अब एनर्जी इक्वल टू होता है C एनर्जी इक्वल टू होता है H एनर्जी इक्वल टू होता है H न्यू, और न्यू बराबर होता है C बाई लैम्डा। H का वैल्यू पुट करेंगे 6.63 इंटू 10 के पावर -34, और C का वैल्यू 3 इंटू 10 के पावर 8, लैम्डा का वैल्यू 4 इंटू 10 के पावर -7। तो यहां हो जाएगा 3 3 9, 36 18 की 8 हाथ में रहा 1, 36 18 1 19, 2 अंक के बाद पॉइंट में डिवाइड करेंगे 4 से, तीन 3 9, 36 18 19, 36 18 19 हो गया, और 10 के पावर हो जाएगा -34 प्लस 8 प्लस 7। अब इसको यदि करेंगे 4 चौके 16, 19.89 में 4 से यदि डिवाइड करेंगे .89 7, 4.97 इंटू 10 के पावर 15 घटा देंगे इसमें, तो अब 34 माइनस 15 9 19, तो 10 के पावर हो गया 19 जूल। तो ये आपका एक आंसर हो गया, एनर्जी ऑफ फोटॉन्स निकल गया। अब है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स तो क्लियर हो गया। अब निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। यहां पर दिया हो वर्क फंक्शन, वर्क इक्वल टू दिया हुआ है, इसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है।
2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए ध्यान से, एनर्जी आपका आ गया है 4.97 इंटू 10 के पावर 19। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना जूल बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना जूल बराबर कितना होगा? तो 1.6 इंटू 10 के पावर -19 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। 4.97 में 1.6 से, यानी 49.7 में 16 से कितना आ जाएगा आप देखेंगे। तो 49.7 में डिवाइड करेंगे 16 से तो 16×48 1.7 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी दिया हुआ है। अब हमें निकालना है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स बराबर होगा तो किनेटिक एनर्जी। तो किनेटिक एनर्जी बराबर पढ़े हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन्स माइनस वर्क फंक्शन। अब एनर्जी ऑफ फोटॉन्स आ गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.1 2.13 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 9 यानी आ जाएगा 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया किनेटिक एनर्जी। अब किनेटिक एनर्जी इतना आ गया। अब निकालना है यहां पर किनेटिक एनर्जी को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.97 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल होता है तो इतना इलेक्ट्रॉन बराबर इतना जूल। अब निकालना है किनेटिक एनर्जी तो निकल गया ये। अब है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी बराबर होता है किनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² और इतना बराबर हो गया 0.97 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर 19 जूल। अब वेलोसिटी यदि निकालेंगे तो 2 इंटू 9.97 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 और इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg और इसे रूट कर देंगे। जितना आएगा उतना आपका मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगा। अब इसे सोल्व कर लेंगे। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम जीरो वेलोसिटी। ध्यान दें जीरो वेलोसिटी, वेलोसिटी आपका जीरो है फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस
व्हेन इट एक्सपोज टू रेडिएशन, वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी जितना होगा उतना ही वर्क फंक्शन होगा, जितना थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा उतना ही वर्क फंक्शन होगा। अब जीरो वेलोसिटी है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो वर्क होगा वही उसका वर्क फंक्शन होगा। हमें निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो पहले वर्क फंक्शन निकाल लेते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, v इक्वल टू जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी हो गया जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है h न्यू माइनस h न्यू माइनस हो जाएगा वर्क फंक्शन, यानी वर्क हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जीरो है, h न्यू बराबर c बाई लैम्डा माइनस वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। एच का वैल्यू पुट करेंगे, सी का वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे, तो 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। सी का वैल्यू 3 इंटू 10 के पावर 8, लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे 6800 इंटू 10 के पावर, एंगस्ट्रम को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो गया वर्क फंक्शन। अब इसे सोल्व करेंगे तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा 6.63 इंटू 3/68 इंटू 10 के पावर माइनस 34 प्लस 8, ये हो जाएगा 2 जीरो घट गया 8 तो प्लस 8। अब इसको सोल्व करेंगे, इतना जूल आया। अब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.9 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल। तो ये निकल गया वर्क, ये वर्क निकल गया। हमें निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इतना एनर्जी रिलीज किया। थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को इमिट करे। अब यहां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी इससे निकाल देंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। C का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10 के पावर 8 और 6800 इंटू 10 के पावर माइनस 10। अब हो जाएगा 3/68 इंटू 10 के पावर 8, ये माइनस 8 प्लस 8। अब इसी को सोल्व करेंगे, टू 20 इंटू 10 के पावर 14 अपॉन 60
68। अब 300 में 68 से डिवाइड करेंगे, ए न्यू का आ गया इतना सेकेंड इनवर्स। अब इसे सोल्व करेंगे, तो 4.4 इंटू 10 के पावर 14 सेकेंड इनवर्स ए आ गया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को जनरली न्यू बार से इंडिकेट करते हैं, तो ये न्यू बार से इंडिकेट करते हैं, न्यू बार का वैल्यू हो गया। फिर देखिए यहां पर शुरू से बात करें, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड जीरो वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी होगा जब कैनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन का जीरो हो जाएगा। कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है एच न्यू इंटू वर्क। अब ये जीरो है तो वर्क इक्वल टू इतना निकाल दिए। जो लाइट पर है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है तो उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है। जो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा है, तो इतना वेवलेंथ वाले लाइट जो है इलेक्ट्रॉन को जस्ट इमिट करता है, जिसका जीरो वेलोसिटी है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वह होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहां से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, what is the wavelength of light emitted when electron of hydrogen atom undergoes transitions from the energy level n4 से 2 पर। जैसे मान लिया कि यहां पर न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, सेकेंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है। तो फोर्थ से जा रहा है इलेक्ट्रॉन सेकेंड पर, फोर्थ से सेकेंड पर जा रहा है, तो वेवलेंथ कितना होगा? तो सीधा से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 1/λ इजकल टू रीडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना? तो ये फॉर्मूला याद रखिए। कोई हायर सेल से इलेक्ट्रॉन लोअर सेल में जाएगा तो जो लाइट इमिट करता है उसके लिए रीडवर्स ने या इक्वेशन दिए हैं, ऐसे फार्मूला ड्राइव भी किया जाता है। तो ये फार्मूला आ गया। यहां रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स है, रीडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू याद रखेंगे 1/λ इक्वल टू इसका वैल्यू होता है 1.09 इंटू 10 के पावर 7 और जेड का वैल्यू होता है यहां पर हाइड्रोजन एटम के लिए है तो 1 हो गया। यहां पर है फोर्थ से सेकेंड पर आ रहा है तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। अब हो जाएगा 1/λ इक्वल टू 1.09 इंटू 10 के पावर 7, 1/4 माइनस 1/16 और 1/λ इक्वल टू 1.09 इंटू 10 के पावर 7, यहां हो जाएगा 16। एलसीएम लेंगे तो 16 हो गया, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 1/λ इक्वल टू हो गया 1.09 इंटू 10 के पावर 7 इंटू 3/16। तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा? उलट दें, नोमिनेटर डोमिनेटर में कर दें तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 1/1.09 इंटू 10 के पावर 7 और इंटू हो जाएगा 16/3। तो 16 9 23 27 की 7 और 3 इंटू 10 के पावर -7 और 16 में 3
16 में 3.27 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 4.89 इंटू 10 के पावर -7 लैम्डा का वैल्यू आ गया इतना मीटर। फिर से यहां पर हम लोग देख लें, ए रीडवर्स ने ये इक्वेशन दिए थे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। 1/λ इक्वल टू होता है रीडवर्स कांस्टेंट, आरएच को पढ़ा जाता है रीडवर्स कांस्टेंट जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। रीडवर्स कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर दिए, n1 का वैल्यू n2 का वैल्यू सोल्व कर दिए तो लैम्डा का वैल्यू ए आपका निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। अब है मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन emission number, ध्यान दें, what is the emissions number of, what is the maximum number of emissions lines या line spectrum when electron of hydrogen atom n is equal to 6 to drop ground state। ध्यान दें, ये फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, फोर्थ स्टेट, फिफ्थ स्टेट, सिक्स्थ स्टेट है। ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट स्टेट पर, यहां पर इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से फर्स्ट स्टेट पर आएगा तो जितने तरीके से यहां पर पहुंचेगा उतने टाइप का लाइन निकलेगा। बहुत से तरीके हो सकते हैं, 6 से डायरेक्ट 1 पर आ सकता है, पहले इस पर आ जाएगा, फिर इससे इस पर आ सकता है। इस तरह से बहुत से तरीके हो सकते हैं। तो वो होता है यहां पर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इक्वल टू होता है समेशन n2 माइनस n1। ये याद रखेंगे। एक चीज और ध्यान दें, ये मैथ का टर्म है, समेशन का मतलब क्या होता है समझे। जैसे मान लें कि समेशन ऑफ 5 दिया, इसका मतलब होता है 5 + 4 + 3 + 2 + 1। 5 4 9 3 12 13 14 15 यानी 15 होगा। कोई कहेगा समेशन ऑफ 4, तब 4 + 3 + 2 + 1 यानी यहां 10 होगा। यानी जिस चीज का समेशन, कोई कहेगा समेशन ऑफ 10 तो हो जाएगा 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। इस तरह से समेशन का मतलब होता है, यानी इसको ऐड करेंगे तो 55 आएगा। तो यहां पर ये तो समेशन का सिंबल समझ गए। अब यहां पर बात करें, यहां पर n2 है, फाइनल है 6, तो 6 माइनस ग्राउंड का मतलब 1 पर, तो हो गया यहां पर 6 - 1 है तो ये हो गया आपका 5। अब समेशन ऑफ 5 का मतलब 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो 5 4 9 3 12 13 14 15 यानी 15, यही आंसर हुआ। तो ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंस है और सबसे आसान है याद करना। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इक्वल टू होता है समेशन ऑफ
N2 माइनस N1, N1 हो गया लोअर सेल, N2 हो गया हायर सेल। कितना मिनट हो गया? आए तो क्यों बच गया? अच्छा, अब चलिए, तो आज हम लोग यहीं पर ड्रॉप करते हैं। अगले क्लास में हम प्रॉब्लम ही बताएंगे और पढ़ाएंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का थ्योरी बताया जाएगा, उसके बाद प्रॉब्लम बनाया जाएगा। तो आप पर डे जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आप लोग इसे देखें लास्ट तक और लोगों के बीच में चर्चा करें कि और अदर स्टूडेंट भी इससे बेनिफिट उठा सके। तो आज का इतना ही।